जातीयता के सहित गुलाम बनाया जा रहा है और अभी तो वो चरमपंथ पर है। मैं फॉर्मर जज होने के बावजूद भी मेरे ऊपर पुलिस के कई खटले हैं, कई केसेस है। हाँ, मेरे ऊपर है और अब दिल्ली हाईकोर्ट में है, चाणक्यपुरी में है और कई जगह है। राष्ट्रवाद कब होता है? जब हम सबसे प्यार करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जब हम सबसे प्यार करते हैं, यानी हम जब कहते हैं ना वंदे मातरम और भारत माता की जय, हम जो कहते हैं उसका मतलब हमारे भारत के हर नागरिक की जय। मुगलों के राज में भारत का ये सुवर्ण काल था। अभी जो बोलते हैं ना वो अमृत काल है, वो मुगलों के राज में देश का निर्यात 30% तक था, 25 से 30% तक था। गुमराह कर रहे हैं। धर्म अपने अपनी जगह पर मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में होना चाहिए, इस पर कब्जा कर बैठे। जुडिशरी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, रॉ हो, जो भी संस्था है उसके ऊपर कब्जा कर। आज देश में 80 करोड़ लोग को धान देने की बात हो रही है। धान क्यों देते हैं भाई? उनको तुम पंगु क्यों बना रहे हैं? उनको मनरेगा का काम दे दो। मनरेगा का काम से देश का विकास हो सकता है। मनरेगा से काम से वो स्वाभिमान से खा सकता है। और मनरेगा ने कानून है कि 100 दिन मनरेगा के काम देना चाहिए, 45 दिन भी देते नहीं। और बजट भी हर क्षेत्र का बजट, शिक्षा का बजट, स्वास्थ्य का बजट, मनरेगा का बजट, जहां जहां समाज के ऊपर पैसा खर्च करना है, 2014 से कम होते हुए आज वो 0 पॉइंट तक आ गया है। सर एक सवाल सर आप ये बात कहते हैं महंगाई है, इंसाफ की मांग के लिए, तो क्या लगता है कि आज इंसाफ नहीं मिल रहा है जनता को? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। नहीं, वैसा ही नहीं। मैं एक समझता हूँ कि इंसाफ की तो बात बहुत दूर रह गई। आज हम बोल नहीं सकते। हम यहाँ बोलेंगे तो हमारे ऊपर क्या नौबत आएंगी मुझे मालूम नहीं। हमारे ऊपर मैं फॉर्मर जज होने के बावजूद भी मेरे ऊपर पुलिस के कई खटले हैं, कई केसेस है। हाँ, मेरे ऊपर है और अब दिल्ली हाईकोर्ट में है, चाणक्यपुरी में है और कई जगह है। तो इससे डरने से काम नहीं चलेगा। हम डरे तो हम मरेंगे। हम रास्ते पर आएंगे, लड़के जीतेंगे, लड़के मरेंगे। तो मैं अपील करता हूँ सबको कि घर में बैठेंगे तो भी मरेंगे। आपको क्या लगता है सर, देश के कोर्ट और देश के जज से डरे हुए हैं? क्या जस्टिस नहीं हो पाया कोर्ट में? तो अभी खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे जजेस को ट्रोल होता है, ट्रोल होने के कारण वो बेल नहीं देते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का काम बढ़ रहा है। तो जब लोअर कोर्ट के जज, अभी जस्टिस लोहिया की केस आप जानते हैं, तो मैसेज क्या गया? हमारी सुनो तो गवर्नर बनाएंगे, हमारी सुनो तो और कुछ आपको बनाएंगे, लेकिन हमारे नहीं सुनेंगे तो लोहिया हो जाएगा। एक झारखंड में भी ऐसे जज को मारा दिया जिनके खिलाफ बीजेपी के नेता की केस थी। तो मैसेज क्या है? हमारी सुनो नहीं तो मर जाओ। सर जो संविधान के रक्षक है वही सेफ नहीं है तो जनता का क्या होगा? वही बात है। तो इसीलिए जनता को मैं अपील कर रहा हूँ कि आरएसएस जैसी जो संगठन है, जिन्होंने हमारे सभी प्रजातंत्र के जो की पोजीशंस है, संस्थाएं है, उस पर कब्जा कर बैठे। जुडिशरी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, रॉ हो, जो भी संस्था है उसके ऊपर कब्जा कर बैठे हैं। और मुसोलिनी, हिटलर, ध्यान से सुनो, उनका फैसिज्म कुछ पीढ़ियां तक था, कुछ पीढ़ियां गई, लेकिन उन देशों ने प्रगति करी है। हमारा फैसिज्म हजारों साल से चल रहा है और हमें वर्ण व्यवस्था के तहत, जातीयता के सहित गुलाम बनाया जा रहा है और अभी तो वो चरमपंथ पर है। लेकिन आरएसएस के लिए काम करता हमारा सिस्टम। तो वही हमें, हमारा दुश्मन कौन है उसका पहले उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस जहरीली विचारधारा ने आज देश पर कब्जा किया है, उस विचारधारा के खिलाफ सभी जनता जब उठेंगी नहीं और उनको हम समझाएंगे नहीं कि हमारे सभी दुखों की जड़ आरएसएस जहरीली विचारधारा में है। आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है सर, कहते हैं राष्ट्रवादी संगठन। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। राष्ट्रवाद कब होता है? जब हम सबसे प्यार करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जब हम सबसे प्यार करते हैं, यानी हम जब कहते हैं ना वंदे मातरम
और भारत माता की जय हम जो कहते हैं उसका मतलब हमारे भारत के हर नागरिक की जय। तो जब तक हर नागरिक की जय नहीं बोलते, ईसाई को दूर लोते हैं, मुस्लिमों को दूर जो भगाते हैं, ये और करते, ये जब समाज तोड़ने का काम करते हैं, वो कभी नेशनलिस्ट होते नहीं, हो ही नहीं सकते। वो नेशनलिस्ट, वो नेशनल 1962 में सर रोड पे आके वो पुलिस प्रशासन का काम कर रहे थे, फौजी पहन कर रहे थे। तो इसीलिए आपको उनकी दूसरी बाजू भी समझ लेना चाहिए कि आरएसएस ने आज तक जो समाज में डिवीजन करी है, जो हिंदू मुसलमान करे है। अभी परसों भागवत बोलते थे, परसों को उन्होंने बोला कि ब्रिटिश आने के पहले हमारे 70 तक के लोग शिक्षित थे। झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमें ब्राह्मण पुरुष छोड़ के देश में सबको शिक्षा की बंदी थी, पाबंदी थी। मुगलों के राज में अच्छा था शिक्षा व्यवस्था, तो इसीलिए उन्होंने कबूल किया ना। मुगलों के राज में भारत का ये सुवर्ण काल था। अभी जो बोलते हैं ना वो अमृत काल है, वो मुगलों के राज में देश का निर्यात 30% तक था, 25 से 30% तक था। देश का उत्पादन सबसे ज्यादा था। सुनिए, हमारे जो बंदर में जहाज है, जहाज यूरोप और अमेरिका में जितने जहाज नहीं थे, वो मुगलों के राज में हमारे बंदर में थे। हमारा एक्सपोर्ट इसलिए ज्यादा था। आज हमारा एक्सपोर्ट 0 है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा है। ज्यादातर मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया, डंका बजा है। तो क्या डंका बजाए, वो तो हम देखो ना, मानव निर्देशांक में सबसे नीचे, प्रेस फ्रीडम में सबसे नीचे, खाने में सबसे नीचे, कुपोषण में सबसे नीचे। तो हम जब मानवतावादी दृष्टिकोण से देश को देखते हैं, तो सब देश बर्बाद हुआ है। सर, अगर इतनी समस्या रहती तो भाजपा हर जगह चुनाव जीत कैसे रही? कैसी जीत रही है, यही तो बात बड़े बड़ा सवाल अच्छा है कि हम धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। धर्म अपने अपनी जगह पर, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में होना चाहिए, उसमें हम खिलाफ नहीं है। लेकिन धर्म की राजनीति करने वाला एक भी देश कभी दुनिया में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कभी नहीं, कोई भी देश नहीं। तो धर्म के हमें बाहर आना चाहिए, जाति के हमें बाहर आना चाहिए। हमें जात धर्म पंथ छोड़ के, प्रांत छोड़ के हमें मेरिट पर वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि इसने क्या किया आज तक। और इसलिए मैं बोलता हूं कि ये आखिरी मौका है हमारे भारतीयों को प्रजातंत्र को जिंदा रखने का, संविधान को जिंदा रखने का। तो सर मोदी जी भी बोलते थे आखिरी मौका है, मेरे बाद फिर कोई मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो मोदी जी ने 2014 से जो किया उसके आपको इतिहास आपके लोगों के सामने रखना चाहिए। आते ही नोटबंदी करी और बोले, खुशी से बोलते थे, जापान में जाके ऐसा बोलते थे कि नोटबंदी करी, पैसे नहीं है, शादी के लिए पैसे नहीं है। तो जैसे कि हर शादी वाला फादर ब्लैक मनी वाला था, और नोटबंदी से जितना देश का नुकसान हुआ वो सबके सामने है। जीएसटी से जितना नुकसान हुआ, एक बात सबसे अच्छी बात बोलता हूँ, इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ सब संपत्ति गई। आज 1% लोगों के साथ, 1% लोगों के हाथ में 70% संपत्ति है, यानी 100 रुपए में 70% 1%। तो उनके ऊपर टैक्स बिठाएंगे हम, टैक्स, तो भी हमारे सब प्रश्न खत्म होते हैं। हम सबको शिक्षा मुफ्त में दे सकते हैं, स्वास्थ्य मुफ्त में दे सकते हैं। 2% संपत्ति कर, 2% प्रॉपर्टी कर, और 2 से 4% वारसा हक। अरे जापान में जब बाप मरता है तब बच्चे को 50% स्टेट सरकार को देनी पड़ती है। और अमेरिका, सब जगह यदि हमारा अंबानी अदानी मरता है तो हमारे पास क्या आता है? कुछ नहीं आता है। तो हमें संपत्ति कर और स्टेट ड्यूटी यानी वारसा हक कर, ये दोनों बिठाएंगे तो हमारी सबकी गरीबी खत्म होगी। सर एक आखिरी सवाल, आप जज भी रह चुके हैं, आरएसएस इतना ही घातक है देश के लिए, तो बैन क्यों नहीं हो रहा उसका? बैन क्यों नहीं? बैन करी था, बैन। अरे सुनिए, ये आप सरदार पटेल पढ़िए, आप सुभाष चंद्र बोस पढ़िए, आप जो भी उस जमाने के नेता थे, भगत सिंह पढ़िए, आप किसी को भी पढ़िए, वो आरएसएस के बारे में क्या बोलते हैं आप देखिए। वो बोलते हैं कि ये बहुत खतरनाक है देश के लिए, बहुत खतरनाक संगठन है। तो भी हमारे जमाने के सब नेता जिन्होंने आरएसएस के खिलाफ बोला नहीं, उसका परिणाम आज हम बर्बाद हो गए।